नहीं नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने टेस्ट मुझे ना मैसेज नहीं करना, अब अपने फोकस करना है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको उसकी टेक्निक सीखना इंपॉर्टेंट है, उसकी वोकेबलरी इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, ना कि अब अपनी आपने अपने सोच को नहीं लगानी। अब आप कुछ देखिएगा, जैसे जैसे आपके पास नए वर्ड आते जाते हैं बेटा, ये इट्स अ पार्ट ऑफ ए टीचिंग है। ये टेस्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ ए टीचिंग है। इसमें आपने अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि यार ये मुझे वर्ड आता है, मुझे ये वर्ड नहीं आता। अब वर्ड जब आ जाए आपके पास, उसका मीनिंग आ जाए, तो उसको अपने उस लफ्ज को अपने पास जो है ना क्या कहते हैं, महफूज हाथों में रखना है, सजा के रखना है, और उसको बड़े प्यार से मोहब्बत से रखना है, ताकि जरूरत पड़े तो वो काम आ सके। लफ्जों के बारे में मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप लफ्जों को ऐसे ही अपने पास महफूज रखें, प्यार से रखें, जैसे आप अपने दोस्तों को, अजीज रिश्तेदारों को रखते हैं। कि जैसे आपको अजीज दोस्त रिश्तेदार काम के वक्त तो खैर काम आते ही, पता नहीं आते, लेकिन बेटा लफ्ज जरूर काम आते हैं आपको। आप उनको जितने मोहब्बत और प्यार से रखते हो, वो लफ्ज आपको दगा नहीं देते। जैसे इंसान आपको धोखा दे जाते हैं ना, इस लफ्ज कभी धोखा नहीं देते बेटा। आप लफ्जों से प्यार करें, आपको देखेंगे लफ्ज कितने ज्यादा मोहब्बत, अपनाइयत का एहसास देंगे। अपने आप से कभी बातें करके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो इस लिहाज से जो पे रोल है बेटा, ये पे रोल अल्फा ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इस पे रोल का मतलब, पे रोल का क्या मतलब होता है कि आर्जी तौर पर जो है ना जेल से आपको रिहाई मिलती है किसी वजूहात की बिना पे, उसको पे रोल कहते हैं। ये वाला पे रोल और डेल्टा पे रोल, ये दोनों होमोनेम्स है। ये हम इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं, और होमोनेम्स यूएचएस की जो है वो सिलेबस में मौजूद है कि वो आपको होमोनम्स दे सकता है। तो ये होमोनम ऐसे ही देगा, और ऐसा क्या हो सकता है। तो पे रोल, ये पे रोल जो है ना, वो सैलरी को कहते हैं। वो लोग जो सैलरीड पर्सन होते हैं और लिस्ट पे आए होते हैं, उनको पे रोल कहते हैं। तो ये पेट्रोल तो फ्यूल और ईंधन कहते हैं, और ये पेट्रोल जो होता है, ये गश्त करने को कहते हैं। ये भी ह्यूमन नेम्स आपके देखें इस तरह किस तरह यूज हो रहे हैं आपके। ठीक है जी, आंसर आंसर हुआ हमारा अल्फा। और हम आपकी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, बाकी लेवल्स की तो बात हो चुकी है पिछली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 2 के अंदर, ही फाउंड हरसेल्फ इन अ डैश विदाउट एनी होप फॉर अ सोल्यूशन। अच्छा, अब आपको यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है बेटा, डिफिनेशन मिल रही है आपको, क्लू मिल रहा है आपको। क्या क्लू मिल रहा है कि उसके पास कोई होप नहीं है सोल्यूशन की। जब आपके पास कोई सोल्यूशन की मिलने की उम्मीद ना हो, तो आप क्या होते हो, आप जो है ना डिस्पोंडेंट हो जाते हो, आप सैड हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, और आप डायलेमा में होते हो कि यू डोंट नो व्हाट टू डू। पेरोल और प्रोबेशन में क्या डिफरेंस है जी? बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। प्रोबेशन पीरियड होता है कि आपकी जॉब मिली है, और जॉब के अंदर आर्जी तौर पर आपको चेक करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको हम प्रोबेशन कहते हैं। पेरोल होता है कि कोई आदमी जेल में है, और उसके घर में कोई ना कोई फौतगी होगी, कोई मसला बन गया, इमरजेंसी आ गई, और उसका वहां से निकलना, उसकी प्रेजेंस बड़ी जरूरी थी, तो उसको थोड़ी देर के लिए जंग जो है ना जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो जैसे नवाज शरीफ को कई दफा पेरोल पे जो है ना वो रिहाई मिली है। ठीक है, वो पेरोल बड़े लोगों को मिलता है, छोटे लोगों को जारी बात है, नहीं मिलता होता। तो वो उसको पेरोल कहते हैं। डिफिकल्ट स्पेसिफिक वर्ड यूज्ड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, ये आपने बेटा जी अंडरस्टैंड करना है इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी होप फॉर अ सोल्यूशन का मतलब ये है कि अब उसके पास कुछ सोल्यूशन नहीं है, वो मायूस है। तो मायूस के लिए ही फाउंड हरसेल्फ इन अ डिसअपॉइंटमेंट। कितना अच्छा होता है कि डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आंसर लिखा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब इसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। हमने उसकी, इसका मतलब है कि वो चेक करते हैं कि भाई आपकी रेंज ऑफ वोकैबुलरी कितनी है। तो हमें बाउंटी का मतलब आना चाहिए, फेलिसिटी का मतलब। अच्छा, अगर आपको नहीं आता तो टेंशन वाली कौन सी बात है, आपको बता रहा हूँ ना मैं आपको। मैंने आपको बता दिया कि बाउंटी का मतलब जो है ना वो जेनरस होता है, या बाउंटी का मतलब जो है ना रुपया पैसा, आसाइशें, या जो है ना रिलैक्सेशन का माहौल होता है। तो ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं हो सकता। मैंने आपको मीनिंग बता दी, तो अपनी जेहन रखना है कि बाउंटी का मतलब दौलत, पैसा, सहूलत, जेनरोसिटी के माने में आता है। फेलिसिटी ईज एंड कंफर्ट के मानों में आता है। फेलिसिटी लग्जरी के मानों में आता है। ईज, कंफर्ट, फेलिसिटी, रिलैक्स एटमॉस्फेयर, उसके मीनिंग में आता है। तो ये जरी बात है, ये नहीं आ सकते। अब आपको बेटा मीनिंग पर चल गए हैं, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन लफ्जों को कहीं ना कहीं अब उस खाने में रखें। जैसे हमने वो एग्जेस्परेशन वाली बात पढ़ी थी, जो जो लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वो एग्जेस्परेट हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, पीव हो जाते हैं, वेक्स्ड हो जाते हैं, और वो इनफ्यूरिएट हो जाते हैं। तो मेरा बेटा आपने ग्रुपिंग में इन लफ्जों को कहीं लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया है, बंदे के साथ आपने अरेंज कर लिया है उसको। तो आप उसको अपने साथ जो है ना, जैसे ही बंदा जेन में आएगा, ये वर्ड भी आपके साथ आ जाए। तो बाउंटी नहीं बेटा, बाउंटी फेलिसिटी सिनोनिम नहीं है, क्योंकि बाउंटी समथिंग एल्स है। रिलैक्सेशन वो फयाजी के मानों में आता है, दौलत
के मानों में आता है, फेलिसिटी ईज कंफर्ट के मानों में आता है, रिलैक्सेशन के मानों में आता है। तो प्रिडिकेमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसको डायलेमा कहते हैं। प्रिडिकेमेंट ऐसा होता है जिसको डिस्पोंडेंट, सैड के मानों में इस्तेमाल होता है, सैड, डिस्पोंडेंट, हेल्पलेसनेस और डोंट नो व्हाट टू डू और डायलेमा, उसके समय में प्रिडिकेमेंट का वर्ड आता है। तो हमारा आंसर जो है वो चार्ली, प्रिडिकेमेंट आंसर होगा, प्रिडिकेमेंट। अब प्रिडिकेमेंट का वर्ड कैसे, या हाउ यू कैन रिटेन दिस वर्ड। अगेन बेटा, कौन ऐसा बंदा है जो कहे जी मेरी जिंदगी में कभी परेशानियां नहीं आई, कौन ऐसा बच्चा है जो कहे सर मुझे समझ नहीं आ रही कि जिंदगी में मेरे साथ क्या हो गया और मैं बड़ी ना बड़ी बेचैनी में, बड़ी इस्तराब में हूँ, बड़े परेशानी में हूँ। तो बजाय कहते हुए अगर ये कह देगा कि आई एम इन अ प्रेडिकेमेंट दीस डेज, तो क्या फर्क पड़ता है। अब जो सुनेगा वो भी कहेगा, अब उसका मुंह खुलेगा, यार ये क्या बोल रहा है, प्रेडिकेमेंट बोल रहा है। वो उसको मुंह खोलने दें उसको, यार आपने इन 2-3 महीनों के अंदर अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। तो ये लफ्ज यूज करें, प्रेडिकेमेंट, आई एम इन अ रियली प्रेडिकेमेंट टू सॉल्व सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है। इसके बाद जो ग्रेटिफिकेशन है, इसका मतलब जो है ना वो थैंकफुलनेस, थैंकफुल को कहते हैं, बीइंग थैंकफुल, शुक्रगुजार होना अल्लाह ताला का, थैंकफुल होना उसको हम ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो जरी बात ये आंसर नहीं होगा, तो चार्ली ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द हरिकेन डैश अलोंग द कोस्ट। बेटा एग्जैक्ट डेफिनेशन, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक द क्वेश्चन है। इसको कहते हैं कि स्पेसिफिक वर्ड्स यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है। यार ये क्या हुआ है, अरहम नवाज, ये दो सेम नाम के साथ दो बंदे ऐड हो रहे हैं। चलें जी, एनी हाउ, द हरिकेन डैश अलोंग द कोस्ट। अब हरिकेन जो है वो उसको कहते हैं, जल्द बताएं हरिकेन किसको कहते हैं। हरिकेन क्या होता है, अल्लाह भला करे, आपका तूफान होता है। ठीक है ना। अब आपको ना तूफान के बारे में भी पता होना चाहिए कि तूफान की कितनी टाइप्स होती हैं। हरिकेन होता है, स्टॉर्म होता है, एक साइक्लोन होता है। ठीक है ना। एक दो और वर्ड भी हैं ये टोटल। अच्छा, एक और मैं आपको टेक्निक बताऊं उसके वाले से। अगर आप मुझसे बच्चे ये इसमें बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ये इतने वोकैबुलरी वर्ड आपको कैसे याद रहते हैं। बेटा कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें, जैसे आपको कार्टूनों के करेक्टर याद हो जाते हैं, फिल्मों के एक्टर्स के नाम याद हो जाते हैं, तो इसी तरह से मुझे उसमें याद हो जाते हैं। बेटा ग्रेटिफिकेशन का मतलब एहसान, शुक्रगुजार होना। तो ऐसे ही मुझे ये वर्ड याद हो जाते हैं फॉर जस्ट वन रीजन, जस्ट वन रीजन। मैं अब मेरी बात को बेटा सुन लें, जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं गौर सुने। मैं क्या कहने लगा हूँ, 1 करोड़ रुपए की बात करने लगा हूँ, नहीं 1 अरब रुपए की बात करने लगा हूँ। वो क्यों बातें हमारे जहन में रह जाती हैं, इसलिए बेटा हम उनको इंटरेस्ट देते हैं, दिलचस्प लगती है हमें, अच्छी लगती है, हमें टेस्ट डेवलप होता है। तो जिन जिन चीजों के अंदर हम इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, वो चीजें इंटरेस्टेड हो जाती हैं और हमारे हवास पे छा जाती हैं और हमारे जहन में रहती हैं। तो आप भी इन लफ्जों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो ये लफ्ज आपको याद रहना शुरू हो जाएंगे। तो कोई बड़ी गिदड़ सिंगी नहीं इसके हवाले से। ठीक है। तो हरिकेन हो गया, टॉर्नेडो हो गया, साइक्लोन हो गया, स्टॉर्म हो गया, गेल हो गया, गस्ट हो गया, ठीक है, ब्रीज हो गया, विंड हो गया। लेकिन ये सारी बेटा हवाओं के नाम है। तो अगर आप देखें ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ब्रीज है, तेज आवाज चल रही है थोड़ी सी तो वो क्या होगा, ये स्टॉर्म आ जाएगा। उससे ज्यादा होता है तो साइक्लोन बनता है, उससे ज्यादा टॉर्नेडो, उसके बाद ये हरिकेन। ये बड़े बड़े तेज तूफानों के नाम है। ठीक है ना। तो ये आप अगर थोड़ा सा, अब मैंने बोल दिया ना, हरिकेन, टॉर्नेडो, साइक्लोन, स्टॉर्म, गस्ट, गेल, ब्रीज, एयर। तो आप इसको कहीं लिख लें, तो आप लिख लेंगे तो आपको ये वर्ड याद आ जाएंगे। अब हरिकेन कैसे चलता है, अब हम कहते हैं जी ब्रीज ब्लो करती है, ब्रीज तो ब्लो करती है, और यहाँ ब्लो का कोई वर्ड ही कोई नहीं है। अगर ब्रीज होता तो ब्लो होता, लेकिन हरिकेन है तो वो रोटेटेड। अगर टॉर्नेडो होता तो रोटेट के लिए हम वर्ड यूज कर सकते थे, क्योंकि टॉर्नेडो जो है ना वो गोल घूमता है। हरिकेन जो है ना तेज तूफान की तरह आता है। तो फ्लू ने उड़ा दिया, द हरिकेन फ्लू अलोंग द कोस्ट का मतलब कि हरिकेन ने कोस्ट को उड़ा के रख दिया। अब वो कोस्ट को उड़ाया नहीं है, बल्कि कोस्ट के साथ साथ जो है ना वो तूफान आया, इसलिए फ्लू भी नहीं आ सकता। रोम का मतलब वॉकशॉप करना होता है, वो भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आंसर हमारा बच गया, वो वर्ल्ड का ही होता है। वर्ल्ड का मतलब होता है यानी घूमते घुमाते हवा की तरह से, कहते हैं ना कि आग भगोले की तरह। ठीक है ना। तेज हवा के हचकोले की तरह, या तेज हवा के क्या लफ्ज मेरे ज़हन में वो स्किप कर गया। तेज हवा की तरह, झोंकों से, तेज हवा के झोंके, उससे वो आया और उसने साहिल के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड का वर्ड इसके लिए जो है ना वो ज्यादा ऑप्शन आएगा, एफ ऑप्शन वर्ड ए का होगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी, सम कोल वॉज स्टिल डैश अमंग द एशेस। अब बेटा जी सारे बच्चे तवज्जो करें, कोल कोयले हैं और एशेस राख है, और राख तो बुझ जाती है ना। उसने कहा है कि स्टिल, अब ये स्टिल का वर्ड आपका कंट्रास्ट सिग्नल है,
स्टिल कंट्रास्ट सिग्नल है। कहता जी है तो वो कोल, कोल का मतलब तो जल जाता है, खत्म हो जाता होता है, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन दूसरी बटन चेंज कर दी मैंने स्क्रीन। अच्छा जी, अब ये है कि सम कोल वाज स्टिल डैश अमंग द एशेस। अब मुझे स्टिल का वर्ड आ रहा है, कहता है एशेस बन गए हैं। एशेस का मतलब तो राख बन गई होती है, ठीक है। तो वो सारी राख बन चुकी होती है, लेकिन लेकिन वो कहता है कि कहीं ना कहीं से कोई कोल जो है वो जल रहा है, ठीक है। अगर कोल जल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब उसके लिए अब कौन सा टिपिकल वर्ड होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड बनता है, फ्यूमिंग का वर्ड है बेटा। फ्यूमिंग पता किसे कहते हैं? गुस्से से लाल भूगोला जो हो जाता है ना, उसको फ्यूमिंग कहते हैं। आपने इसके लिए वर्ड अब याद करें, सारे वर्ड रिकॉल करें जो पागल इंसान गुस्से से पागल हुआ हुआ है। एग्जेस्परेट, इन्फ्यूरेट, पीव्ड, इरिटेटेड, और ये हमने क्या वर्ड पढ़ा था जी? इरिटेटेड था, पीव था, वेक्स था, और इन्फ्यूरेटेड था, एग्जेस्परेट था, ठीक है ना। गुस्से से पागल हुआ हुआ है, उस वक्त उसकी जो आंखों से धुआं निकल रहा होता है वो फ्यूम्ड होता है, फ्यूमिंग, ठीक है ना। वो जो धुआं हम कहते हैं उसकी आंखों से धुआं, तो ही वाज फ्यूम्ड, he was puffed, he was irritated, he was annoyed, he was angry, he was exasperated। तो इसका मतलब है कि भाई ऐसे तो कोई बात नहीं हो रही। और स्मोल्डरिंग का टिपिकल वर्ड होता है जो आहिस्ता आहिस्ता जलता है, उसको स्मोल्डरिंग का वर्ड यूज करते हैं। इवेपोरेटिंग का मतलब जो है ना, ये वो आपको पता ही, इवेपोरेट तो सब ये मतलब पता है। ग्लिटरिंग का मतलब जो है ना वो चमकना होता है, लेकिन बेटा कोयले के चमकने के लिए ग्लिटरिंग वर्ड यूज नहीं होता। तो इसके लिए जो हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड हुआ वो क्या हुआ बेटा? स्मोल्डरिंग हुआ, ठीक है। आप लोग मेरा बेटा टेस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इन चीजों को सीख रहे हो, ठीक है। किसके लिए सीख रहे हो? कि जब आप किसी टेस्ट में बैठे होंगे तो ये सही टेक्निक आपके सामने होंगे। ये वर्ड, ये वो वाले वर्ड मैंने बेटा सिलेक्ट किया है जो पिछले 25 सालों से वो पेपर्स के अंदर बार बार पूछ रहे हैं, बेटा यही वर्ड आते हैं। इसी की जो है ना वो, बल्कि मैक्सिमम होते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है ना, मतलब स्मोल्डरिंग है, तो स्मोल्डरिंग से आहिस्ता आहिस्ता जलने के लिए और कितने वर्ड हो सकते हैं? सिनोनिम चेक करें बेटा, एक दो वर्ड ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो अगर आप इस तरह थोड़े से वर्ड जरा देख लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी खुद ब खुद ही हो जाएगी। द डेड बॉडीज वर डैश बियॉन्ड रिकॉग्निशन। अच्छा जी, अब हमारे पास डेड बॉडी आ गई। हाँ बेटा, फ्यूम स्मोक ही कहते हैं, लेकिन कौन सा स्मोक है? आंखों से धुआं निकलने को कहते हैं ये, ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट जी हम चलते हैं जी। द डेड बॉडीज वर डैश बियॉन्ड द रिकग्निशन। अब डेड बॉडीज है ना, मुर्दा बॉडीज को कहते हैं। अब वो रिकग्निशन नहीं हो रही। अब मसख किस्म की जो डेड बॉडीज होते हैं, पहले आप देखेंगे डेड बॉडीज के कितने वर्ड आपको आते हैं? कॉप्स आता है, ठीक है ना, कॉप्स होता है। और इसके अलावा और भी 4-5 वर्ड हैं। अब देखें ना, मुझे वो मैंने कहीं ये लिखे हुए हैं 4-5 वर्ड, लेकिन चूंकि मैंने उनको रिवाइज नहीं किया हुआ, मेरे से उनके जैसे ही कोई डेड बॉडी आई थी तो मुझे चाहिए था कि मेरे जहन में आता कि यार ये जो है ना वो कॉर्प्स भी है, ठीक है। इसके लिए अब 3 वर्ड और हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे नहीं ज़हन में आ रहा तो घबराने वाली कौन-सी बात है, मेरा किसने को टेस्ट लेना है। लेकिन अगर वो 3 वर्ड कहीं लिखे हुए आ रहे हैं ऑप्शन के अंदर, मुझे फौरन याद है, हाँ यार ये वर्ड इसका था, इसका ये वर्ड है। मतलब डेड बॉडी, इंसान की डेड बॉडी को और कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है। जानवर की मरी हुई बॉडी को कुछ और कहते हैं। अब मेरे ज़हन से वो ना वर्ड आके स्किप करके चला जा रहा है, लेकिन टेंशन जैसे ही वर्ड आ जाएगा मुझे पता चल जाएगा। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको वर्ड रट्टा ना लगाएँ, उन लफ्ज़ों का लिंक बनाएँ। जैसे ही वर्ड का लिंक बनेगा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलें जी, डेड बॉडीज़। अब वो डेड बॉडीज़ बेचारी मसख़ हो गई थी, नज़र नहीं आ रही। जब चीज़ें मसख़ हो रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो हम कहते हैं ना कि जी मसख़शुदा लाश, तो मशक़शुदा लाश का एक मीनिंग होगा। गार्निश का मतलब तो ब्यूटीफाई होता है। जो बच्चियाँ खीर-शीर बनाते हैं उसके ऊपर जो लोग खूबसूरत सी चीज़ें वो करती हैं वो गार्निश्ड होता है। तो इलैबोरेट का मतलब भी वही होता है जो गार्निश का है। एक्सप्लेन करना भी होता है और खूबसूरती के मानों में भी आता है। ऑर्नेट का मतलब भी बेटा जी बढ़ा-चढ़ाकर खूबसूरत करने को कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड सिनोनिम है और इनके मीनिंग लाश के लिए बन ही नहीं सकते। तो म्यूटिलेटेड का एक वर्ड बनेगा, मसख करने के लिए वर्ड यूज़ होता है म्यूटिलेटेड, या मेम्ड का वर्ड भी यूज़ होता है। मेम्ड, MEIMED, मेम्ड का वर्ड भी यूज़ होता है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल आपकी चीज़ें एक्सरसाइज़ हो रही हैं। हम बेटा जी अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये बेटा जी अगली एक्सरसाइज़ की तरफ करें ज़रा। ये टेस्ट नंबर आपका 6 है, इसको सॉल्व करें ज़रा। ऑर्डिनेट का